जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विद वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि मैंने आप छात्रों से वादा किया था कि बहुत ही जल्द आपको मैं यूट्यूब के माध्यम से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने लगूंगा। जैसा कि मैंने एक पहला पेपर सॉल्व कराया था, आज मैं आपके सामने दूसरा सॉल्व पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, आप आराम से देखिएगा, उनके लगाइएगा, निरंतर प्रयास करिएगा। रेलवे ग्रुप डी से पहले कम से कम नहीं तो 30-40 सॉल्व पेपर मैं करा दूंगा। सप्ते में हो सकता है 4, अभी मैंने शुरुआत किया है तो हो सकता है सप्ते में 4 आपको सॉल्व पेपर कराऊं, लेकिन आगे चल के 5 भी करा सकता हूं, 6 भी करा सकता हूं। एक एक दिन छोड़ के आ सकते हैं अभी ये। जैसे आपको सोमवार को मिल रहा है तो अगला बुधवार को मिलेगा, फिर आगे बुधवार के बाद शुक्रवार को मिलेगा, फिर आपको संडे को मिलेगा। आपको करा दे रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी का भी। आप देखो, मटेरियल दोनों का होगा, रेलवे ग्रुप डी का भी होगा और यूपीएसआई वालों का भी होगा। यूपीएसआई वाला भी मैं सॉल्व पेपर करा दूंगा और आपको रेलवे ग्रुप डी वाला भी करा दूंगा। देखो, आज के टॉपिक में आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का लासा। सवाल है, दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 10 गुने के बराबर है और उनका लासा और मासा का योग कितना दिया है? 451। कितना दिया है? 451। ठीक है, और आगे, यदि उन संख्याओं का योग 287 है तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है? उन दोनों में से एक संख्या कौन सी है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 1 नंबर का सवाल है। देखते आते हैं, लगाइएगा। देखो क्या करेंगे, क्या दो संख्याओं का लासा, उनके मासा का कितना गुना है? 10 गुना। तो जो लासा दिया गया मासा का 10 गुना है। देखो, आपके पास जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा वो इतना पढ़ा होगा, लासा गुणा मासा बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। ठीक है, क्लियर? अब लासा मासा का 10 गुना है तो एक बार करिएगा, लासा मासा का, मान ले रहे हम मासा आपके पास x है तो लासा कितना हो जाएगा इसका? 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10x। ठीक है, आगे पढ़ो। 10 गुने के बराबर, और लासा और मासा का योग कितना है? 451। देखें, लासा और मासा का योग कितना है? 451। अगर यहाँ पे जोड़ोगे लासा और मासा को तो यहाँ पे होगा कितना? 10 और 1 11x। 11x बराबर आपके सामने कितना आएगा? 451। 451। तो आपके पास जो x का मान निकल के आएगा, 11 चौके 44, 11 एकम 11, x का मान निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? 41। x का मान मतलब आपके पास ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा मासा। x मतलब मासा कितना निकल के आएगा? 41। ठीक है, मासा कितना निकल के आएगा? 41। अब 41 से जो डिवाइड होने वाली संख्या होगी वही आपका क्या होगा? आंसर। लेकिन अगर 41 से डिवाइड करोगे तो 41 तो ये है, ये 82 है, ये 664 है। सारी संख्याएं 41 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब आपसे नहीं निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? देखो, अब आपका अगर मासा निकल आया 41, एक संख्या आपका मासा निकला 41, तो सीधी सी बात है, जो संख्याएं होंगी वो 41 के फैक्टर में होंगी। यानी कि एक संख्या होगी 41a करके और दूसरी संख्या होगी 41b करके। ठीक है, एक संख्या 41a होगी, एक संख्या 41b होगी, क्योंकि आगे दिया है यदि उन संख्याओं का योग 287 है। अच्छा, संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग भी आप जानते हैं क्या होता है? संख्याओं का योग जो होता है, मासा जो होता है वो संख्या में सम्मिलित होता है। अगर मासा संख्या में सम्मिलित होता है तो योग जो होगा, योग वो आपका आएगा 41a और 41b। क्लियर? क्योंकि जो संख्या निकल के आएंगे वो 41 के फैक्टर में निकल के आएंगे, जो भी संख्या होगी। तो 41a और 41b बराबर इनका योग कितना दिया गया? 287। ठीक, 41 को आप अगर कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी जो बनेगा जाके आपके पास 287। इसको अगर काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 7 बार। यानी कि a प्लस बी का मान कितना होना चाहिए? 7। ठीक है, अब एक इक्वेशन यहां से निकालिएगा। 41 दिया गया था मासा, तो आपका ये कॉन्सेप्ट होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या आपके पास 41a होगी, दूसरी संख्या 41b होगी। 41b। ठीक, क्लियर? थोड़ा अच्छा सवाल है, देख लीजिएगा एक बार। अब यहां से देखिएगा जरा। अब हमने यहाँ पे x का मान जैसे ही लगाया, 10 गुणा 41 इंटू 41 इक्वल टू 41a इंटू 41b। ठीक है, 41 से 41 कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। तो आपके पास यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक आपके पास a इंटू बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 10। a इंटू बी की वैल्यू 10। अब थोड़ा सोचिएगा, यहाँ पे a इंटू बी की वैल्यू 10, तो यहाँ से आपके पास a और b का गुणनफल 10 है और a प्लस बी का मान कितना है? 7 है। a प्लस बी का मान 7 है। तो एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जहां से आपके पास a प्लस बी का मान 7 होना चाहिए और इंटू बी का मान 10 होना चाहिए। तो सभी को पता है 5 दूनी कितना होता है? 10। 5 दूनी 10। क्या 5 और 2 मिलके 10 होता है? 5 और 2 मिलके नहीं, 5 और 2 मिलके 7 होता है? 7 होता है। तो जो आपने फैक्टर किया होगा वो बिल्कुल सही किया होगा। कैसा किया होगा? सही फैक्टर। देखो क्या होगा यहाँ पे,
कि अगर यहाँ पे तुम संख्या निकालने की बात करोगे तो ऐसे नहीं निकलेगा। वो मैंने कल उसका एक सेट पेपर पिछले सॉल्व पेपर में कराया होगा, स्क्वायर करके ए प्लस बी का नहीं, ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल क्यूब होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab करके कराया होगा, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशन बनी, एक नंबर इक्वेशन नंबर ये बनी और इक्वेशन नंबर ये बनी, सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे a इंटू बी बराबर 10 है, तो 10 किसका फैक्टर होता है, 5 दूनी 10। क्या a प्लस बी का मान 7 है, क्या 5 और 2 मिलके 7 होते हैं, तो उसका मतलब सही है। तो एक फैक्टर जो आएगा आपके मासा में 41 गुणा 5 आएगा और एक आएगा 41 गुणा 2। 41 गुणा कितना आएगा 2। और प्रश्न आपसे पूछा है उन दोनों में से एक संख्या कौन सी है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, एक नहीं 5 और 2, ये नहीं, ये यहाँ पे नहीं, सब फैक्टर जो निकल के आया एक निकल, हाँ भाई निकल के आएगा 5 और ये 2, ठीक है। तो आप जो संख्या निकालोगे, संख्या यहाँ से निकाली जाती है फैक्टर में से, संख्या यहाँ फैक्टर में से आएगी, ठीक है। तो जो संख्या निकल के आएगी, एक तो निकल के आएगी 5 एकम 5, 5 चौके 20 यानी कि 205, और एक निकल के आएगी 41 दूनी 82, और 41 दूनी 82 कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। अगर देखो एक बार समझना पड़ेगा, समझना क्या पड़ेगा, देखो अगर बाई चांस आपको कहीं दिक्कत आई तो एक बार और बता देना उसको, देखना जरा, सुनिएगा एक बार और समझ लीजिएगा। सवाल में क्या था, सवाल में समझने वाली कोई बात नहीं थी, सवाल में बस इतना समझना था कि आपको क्या समझना था सवाल में। देखो सवाल में ये समझना था कि आपको दिया गया था दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 10 गुना है। तो आपको पता होना चाहिए लासा इंटू मासा इज इक्वल टू फर्स्ट और इज इक्वल इंटू सेकेंड, ठीक है। मासा मैंने x मान लिया तो ये 10 गुना हो गया, 10x हो गया, इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या, हमारी कोई फर्स्ट संख्या पता नहीं अभी तो, लेकिन आपको आगे दिया है लासा और मासा का योग कितना है, 451। तो इन दोनों का योग करोगे तो 10 और 1 11x, 11x बराबर 451, एक बराबर आपके पास निकल गया 11 चौके 44 41, x का मान 41 निकल गया है तो x का मान यहाँ पे 41 लगा दो, 10 इंटू 41, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। अब सवाल आगे दिया है इन दोनों संख्याओं का योग। अच्छा, दोनों संख्याओं का योग क्या होता है, योग होता है संख्याओं का योग। संख्या कितनी थी आपके पास, मासा निकल के आया 41, तो जो संख्या निकल के आएंगे वो इसके फैक्टर में निकल के आएंगे, 41 a करके और 41 b करके, क्योंकि आगे दिया है इसका फर्स्ट संख्या तो आपकी निकल के आएगी 41 a और सेकंड कितनी 41 b निकल के आएगी, ठीक है। 41 कैंसिल आउट हो जाएगा, 41 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 10, ये सिचुएशन नंबर 1 हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे दिया गया 41 a और 41 b की वैल्यू कितनी दी गई है 287, 287। तो 41 से ये कैंसिल आउट होगा, कितनी बार कटेगा 7, 4 7 28, 7 बार कटेगा, 41 कॉमन लेके, तो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू निकल के कितनी आएगी 7, a प्लस बी की वैल्यू 7। आपके पास दो इक्वेशन आ गई, a प्लस बी की वैल्यू 7 और a इंटू बी की वैल्यू 10। तो 10 का जो फैक्टर आता है वो होता है 2 और 5, तो आपका एक फैक्टर होगा 41 दूनी 82, एक संख्या होगी 41 पंजे 5 एकम 5, 5 चौके 20, 205। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 82। पहला सवाल थोड़ा अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, लगाइएगा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, आपको द्विघात समीकरण पे दिया गया है, यदि 2 और 5 एक द्विघात समीकरण के मूल है तो द्विघात समीकरण को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। बेहतरीन सवाल है, लगाइएगा। देखो यूपीएसआई में भी डाटा आपका एडवांस मिक्स आता है, तो इसलिए लगाए जरूर सवाल, चाहे एडवांस का हो चाहे किसी का भी हो, लगाइएगा। देखो सवाल क्या कह रहा था, देखिएगा थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। क्या समझेंगे, यदि 2 और 5 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं, देखो मूल दिए गए हैं। अच्छा, द्विघात समीकरण के मूल क्या होता है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी 2 और बीटा की वैल्यू कितनी 5, अल्फा की वैल्यू 2 बीटा की वैल्यू 5। जो द्विघात समीकरण बनता है आपका, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। ये द्विघात समीकरण बनता है। द्विघात समीकरण अगर कभी भी बनाने की बात आई तो इतना लगाना पड़ेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिएगा अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों का योग आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 और 2 कितना हो जाएगा 7x और प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 दूनी 10 हो जाएगा।
बराबर कितना 0। इस प्रकार का इक्वेशन आपके सामने होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल था, थोड़ा सही है, सही भी है, थोड़े कठिन भी होंगे। अगला सवाल, अगला स्क्रीन आपके लगा दिए गए, देखिए जरा। सवाल क्या है, सवाल दे रहा है आपको कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, यदि अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 8/17 के बराबर होती है। दी गई भिन्न के अंश और हर के निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिएगा। बेहतरीन सवाल है। देखिए, सुनिए और लगाएंगे कैसे ये भी देखेंगे जरा। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपके सामने दिया है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग कितना है 13। ठीक है, कितना है 13, क्लियर। तो भिन्न का अंश अगर x है, मान ले हम लोग भिन्न का अंश कितना है x है और हर का योग 13 है। अच्छा, अंश अपॉन हर का योग जो है, इन दोनों का योग 13 है। तो अगर इनका योग 13 है, मैंने अगर अंश को x मान लिया तो जो हर होगा वो कितना होगा, 13 माइनस एक्स होगा, 13 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों का योग 13 है। अगर इसमें से एक संख्या अगर x है तो दूसरी कितनी निकलेगी, 13 माइनस एक्स निकलेगी। ठीक है, क्लियर, ये आपका हो गया। यदि अंश और हर दोनों में जोड़ दिया 6 जोड़ दिया जाए, चलो भाई साहब ठीक है, देखते हैं। अंश और हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, मैंने 6 जोड़ दिया दोनों में, तो प्राप्त भिन्न 8/17 प्राप्त होती है, 8/17 प्राप्त होती है। ठीक है, 8/17 के बराबर। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 17 एकम 17x, 17x प्लस 17 छिक्का 102 बराबर 13 8 104 माइनस 8x और प्लस 8 छिंग 48। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। 8x इधर ले आइएगा, कितना बचेगा, 8 7 x 25x बराबर 104 और 48 कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 4 और 1 5, 152 हो जाएगा। ठीक है, 152 माइनस 102 हो जाएगा। 25x बराबर आपके पास इसमें से ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 50। तो x का मान जो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। x का मान कितना, 2 निकल के आएगा। तो सवाल ये पूछ रहा है, दी गई भिन्न के अंश और हर का निरपेक्ष अंतर, दी गई भिन्न के अंश और हर का निरपेक्ष अंतर। अगर x का मान आपने 2 निकाला तो हर का मान 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 11। 13 माइनस 2 11। अब इनका अंतर पूछा गया है और अंतर आपको दिख रहा होगा, इन दोनों का अंतर 2 और 11 का अंतर, 2 और 11 का अंतर कितना, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला ऑप्शन। कौन सा, पहला ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सवाल था, थोड़ा बेहतरीन तरीके से लगाएंगे, थोड़ा समझ के लगाएंगे। ठीक है, x का मान मैंने को यहाँ पे रख दिया, x का मान 2 है, और अगर इसमें रखोगे तो इसका मान आएगा 13। लेकिन सवाल पूछ रहा है, दी गई भिन्न के अंश और हर का निरपेक्ष अंतर ज्ञात करना है। अंतर यानी कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, 9 जाके। ठीक है, अगला सवाल इसी तरीके से देखेंगे। अगला सवाल और भी बेहतरीन है थोड़ा, देखिए। सवाल है, एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 1/6 के बराबर भाग होता है। समान साधारण ब्याज की दर पर किस धनराशि पर 3 वर्ष में मिश्र धन 6000 रुपये हो जाएगा। उत्तर आपको दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, अच्छा सवाल। मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, यहाँ से लगाने का प्रयास करिएगा एक बार आप। देखो भाई, सवाल क्या कह रहा था, सवाल बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन शायद मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पा रहे होंगे, काफ़ी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, सवाल ये कह रहा है, एक सेकेंड, चलो देखते हैं, थोड़ा एक कॉल आ गया था। देखो
सवाल क्या था, एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के 1/6 के बराबर है। देखो देखो क्या कह रहा है, 6 वर्ष में जो ब्याज दिया है वो कितना, मूलधन के 1/6 के बराबर है। ठीक है, क्लियर। समान आगे दिया है, समान साधारण ब्याज पर किस दर पर धनराशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन। अच्छा, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे साधारण ब्याज कितना था, ऐसा ही कितना था 1, और मूलधन कितना था यहाँ पे, P कितना था 6। तो आपको देखो ये 3 वर्ष का मिश्रण दिया गया है, 6 साल में 1/6 है, तो अपने लोग 3 वर्ष में अगर निकालोगे तो 3 वर्ष में निकल के आएगा 1/, इसका क्या था, कौ था ये आधा, इसका कितना है 3, इसका आधा, तो इसका भी आधा कितना 1/12, कितना हो जाएगा 1/12। तो यहाँ पे ऐसा आई हुआ आपका 1 और मूलधन कितना हुआ 12। और मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है, मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज P प्लस I इंटरेस्ट। ठीक है, और टोटल P प्लस I कितना है 12 और 1 13, तो 13 बराबर दिया गया आपको पास कितना 6000, 13 बराबर 6000। ठीक है, आपको निकालना है मूलधन। आपको क्या निकालना है, वो निश्चित धनराशि वार्षिक मूलधन निकालना है। मूलधन मतलब 12 की वैल्यू आपको निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए आप क्या करोगे, 6000, देखो मूलधन आपके पास 6000 बटे 13 इंटू कितना 12, तो आपका आंसर सिंपल से आएगा 12 6 72, 72,000 बटे 13, तो आपका आंसर आएगा 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 5 वाला ऑप्शन होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, 13 पंजे 65 कितना बचा 65, 7 बचा, 13 पंजे 65 और 13 छिक्का फिर से 5 बार जाएगा, फिर से 5 बार, 13 पंजे 65। ठीक है, 55, 13 पंजे 65 कितना, 13 पंजे 65, 7 बचा, 13 पंजे 65 5 बचा और 5 बचा, 13 तिया 39, 13 तिया 39, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा कहलाएगा, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा कहलाएगा, ए। देखो भाग देना पड़ेगा, 13 पंजे 65 बचेगा कितना 7 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 13 पंजे 65 फिर 5 बचेगा और 5 बचेगा तो उसके बाद हो जाएगा 50 और 13 तिया 39, क्योंकि 13 छिक्का 78 होगा, वो तो ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। जरूरी नहीं है आप पूरा सवाल लगाएं, 2 तो ऑप्शन पहले ही खत्म हो गए, क्योंकि दशमलव के 2 अंकों तक निकालना, तो आप इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता कि आप डिविजिबल देख के भाग दे के देख लेंगे। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना था, 6 वर्ष में 1/6 हो रहा है, तो 3 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन 1/12। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो 12 और 1 13, 13 बराबर 6000 के है। आपको 12 की वैल्यू निकालनी है, तो 6000 बटे 13 इंटू कितना 12, बस सिंपल सा आंसर था जो कि आपने आराम से लगा लिया होगा। अगला सवाल बहुत ही सिंपल है। एक बिक्री के दौरान एक व्यापारी 25% नगद छूट और 10% व्यापारिक छूट प्रदान करता है। यदि किसी वस्तु का सूची मूल्य 800 रुपये है, तो बहुत ही सिंपल है, तो पूछा गया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है, लगाइएगा, 20 सेकंड है। देखो सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल ये कह रहा था आपसे कि एक वस्तु का सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य कितना दिया गया 800 रुपए, एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया 800 रुपए। ठीक है, अंकित मूल्य पर हमेशा छूट दी जाती है, पहले कितनी 25%, फिर कितनी 10%। 25% छूट दे दी तो कितना बचेगा 75/100। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आपको 25% की भिन्न पता है तो वो भी लिख सकते हैं, वही होगा 3/4। ठीक है, उसके बाद आपने 10% नगद भुगतान पर दिया तो आप क्या लिखोगे 90/100। ठीक है, 0 से 0 काट देगा, 25 चौके 100, 25 तिया 75, यहाँ से 0 से एक 0 और काट देगा, 4 से कितनी बार कटेगा 20 बार। ठीक है, 4 से 20 बार, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, आपका आंसर आएगा 540। सिंपल सा सवाल था, आंसर आएगा 540, जो कि ऑप्शन नंबर पहला कहलाएगा। ठीक है, सवाल सिंपल है, कुछ अच्छे भी सवाल है, अच्छे सवाल को एक बार आप नोट जरूर करिएगा और सिंपल सवाल को आप लोग एक बार देख के लगा दीजिएगा। अगला सवाल बहुत ही छोटा है, तो इसे ऐसे ही लगा दे रहे हैं। सवाल क्या है, विकल्पों में से वह छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए जिससे 242 को विभाजित करने के बाद एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, किससे विभाजित करने पर, विकल्पों में से उस छोटी से छोटी संख्या का चयन कीजिए जिससे इसको विभाजित करने पर, 242 को विभाजित करने पर कैसा प्राप्त होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग। अच्छा, पूर्ण वर्ग प्राप्त होना चाहिए तो भाग देख के देख लेते हैं। 242 को पहले किससे भाग देंगे 4 से,
तो 4 छिंग 24, 4 इसका भाग जाएगा नहीं 4 में, ठीक है, 4 को तो भाग इसमें जाएगा ही नहीं। एक का भाग दोगे तो 242 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। 3 का भाई भाग नहीं जाएगा, तो 2 का भाग दीजिएगा, 2 का भाग 242 डिवाइड बाई 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो आपके पास सिंपल सा निकाल के आएगा कितना 121। 121 क्या किसी का वर्गमूल होता है? हाँ होता है, ठीक है, तो आपके पास सिंपल सा आंसर निकल जाएगा कितना 2, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार सवाल यही कह रहा है निम्न विकल्पों में से छोटी छोटी संख्या का चयन कीजिए जिससे 242 को विभाजित करने पर भागफल, एक सेकेंड, हाँ भागफल, जो भागफल निकल के आया कितनी बार हो गया 121, भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, ये पूर्ण वर्ग है, हाँ किसका है 11 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है, क्लियर। देखो छोटे छोटे सवाल कभी कभार दिक्कत कर जाते हैं भाई साहब, क्या होता है छोटे छोटे सवाल को देखता कोई है नहीं, लेकिन कभी कभार दिक्कत आ जाती है इन सवालों को, ठीक है, तो इसको देख के लगाइएगा भाई साहब, छोटा सवाल था लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल आपके सामने है, आपको केवल वर्ग खोलना है। सवाल दिया गया है कि सवाल है x प्लस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर, और स्क्वायर का फार्मूला मैंने आपको कल वाली क्लास में, यानी कि कल वाले जो सॉल्व पेपर कराया था उसमें भी आपको लिखाया हुआ सॉल्व पेपर में, ठीक है, x प्लस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। देखो आपको मैंने बताया होगा, क्या बताया होगा, देखो आपको मैंने बताया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैंने क्या बताया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब आपको इस फार्मूले में ये ध्यान देना कि कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, ठीक है, प्लस और माइनस का ध्यान देना है। अगर कहीं डिजिट तो कहीं शुरुआत में कहीं चेंज नहीं हुई, 12 22 12 6 बिल्कुल सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है, बस प्लस माइनस का फर्क है, तो भाई देखिएगा, देखो इधर इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और 3 प्लस का 9z स्क्वायर, ठीक है, प्लस इन दोनों का गुणा, तो 2 दूनी 4xy। अब इन दोनों का गुणा करोगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 किसका होगा माइनस का 12 होगा, तो माइनस 12 कितनी जगह है माइनस 12 आपका, देखो पहली बात तो ये खत्म हो गया, ठीक है, और उसके बाद ये भी खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस का 12 है, क्योंकि इनका गुणा करोगे तो माइनस का आएगा 12, ठीक है, माइनस 12। अब उसके बाद इसके बाद फिर इसका और इसका गुणा करोगे एक्स वाई का, ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो ये माइनस ये प्लस, तो क्या रहेगा माइनस, माइनस का 6zx, तो ऑप्शन नंबर देखो, अब 6zx किसका रहेगा माइनस का, तो ये प्लस वाला भी खत्म हो जाएगा। आंसर कौन सा आएगा, सिंपल सर दूसरा प्रश्न का आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। सवाल सही था लेकिन आपको फार्मूला याद करना था, फार्मूला बेस्ड था और कुछ नहीं था सवाल में, बस क्लियर। अगला सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, इसे देखिएगा जरा, एक बार लगाइएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्यारा सवाल है। देखो सवाल में क्या है आपके सामने, सवाल ये दिया गया है त्रिभुज PQR और त्रिभुज कौन है XYZ, कैसे समरूप है। देखो कई छात्रों ने इस बात को नहीं पढ़ा होगा समरूप क्या होता है, तो समरूप मैं बता दे रहा हूं। देखो त्रिभुज PQR अगर ये समरूप है, PQR किसके समरूप है, त्रिभुज XY और Z के, ठीक है, क्लियर, XYZ के समरूप है। तो समरूप में क्या होती है, भुजाएं जो होती हैं वो समान होती है, भुजाओं का अनुपातिक मान जो होता है क्या होगा, समान होगा, ठीक है, कैसा देखिए सुनिएगा। तो आपके पास PQ बट्टे क्या रहेगा, PQ बट्टे XY, ये कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक, क्लियर। उसके बाद आपको ये क्या होगा, PR बट्टे XZ क्या होगा, समान होगा, XZ समान होगा। उसके बाद जो QR होगा, QR वो किसके समान होगा, YZ के समान होगा, YZ के, ठीक। अब इनका जो अनुपातिक मान है वो समान होगा, देखिएगा क्या रखोगे 6 बटे PQ का मान 6, XY का मान 12, तो 6 कम 6 6 दूनी 12। उसके बाद PR का मान कितना 9 और XY का मान 18,
तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो इसमें सवाल ये पूछ रहा है कि दी गई आकृतियों में समरूपता की इनमें से किस शर्त के आधार पर ये समरूप है। तो ये शर्त कौन सी होगी, देखो आप यहाँ पे पढ़ो, एस क्या है भुजा, ए क्या है कोण। कोण से तो ये समान नहीं दिख रहे हमें, किससे समान दिख रहे हैं, भुजा से। तो इसका मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा तीनों आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। और समान होंगे तो ऑप्शन आपका रहेगा साइड साइड साइड। ठीक है, क्लियर। साइड साइड साइड, आपकी तीनों भुजाएं आपस में कैसे होंगी, अनुपातिक मान समान होंगे। समरूप त्रिभुज में तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है समरूप त्रिभुज में। इसको याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने बहुत छोटा है। सवाल यह है आपके सामने, क्या कह रहा है कि सवाल कह रहा है m और n की आय का गुणनफल 486 है और उनकी आय का अनुपात 3:2 है, तो उनकी आय का योगफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, 20 सेकंड का समय लीजिएगा, बड़ा आसानी से लग सकता है, लगाइएगा। आसानी से सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। सवाल क्या था, देखो जरा क्या है सवाल। सवाल आपके सामने m और n के आय का गुणनफल कितना है, 3 अनुपात कितना है गुणनफल 486। इनका आय का अनुपात कितना है, 3:2। तो आप सिंपल सा लिखेंगे 3:2। ये अनुपातिक मान है, अनुपातिक मान को हम लोग कितना मानते हैं, x और x करके मानते हैं। तो इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 3 दूनी 6, 6x² बराबर कितना दिया गया, 486। ठीक है, 6 थे 48, 6 एकम 6, तो x² बराबर 81। तो x का मान कितना आएगा, सिंपल सा 9, बस 9। x का मान कितना आएगा, 9। तो प्रश्न पूछ रहा है उनकी आय का योगफल। अच्छा, उनकी आय का योगफल कितना है, 3 और 2 5। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 5 नेम 45, 5 नेम 45। ऑप्शन नंबर कौन सा कहलाएगा, डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। बहुत ही सिंपल सवाल था, आया हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर। अगर देखो सुनो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस तरीके के अगर आपको सेट्स लगातार चाहिए तो देखो मेरे को एक बार बता दो, एक बार छात्र मैसेज कर देंगे हाँ सही चल रहा है। अगर जो छात्र मुझसे पढ़े होंगे वो मेरे कॉन्सेप्ट भी समझते होंगे, ठीक है। और आप एक बार वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्लास सही चल रही है। इस तरीके से लगातार लाइएगा क्लास। आप टॉपिक वाइज भी हो सकती है, देखो टॉपिक वाइज तो नहीं हो सकता लेकिन आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल जाएगा, यूपीएसआई का भी और रेलवे ग्रुप डी का भी, दोनों के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दे दिया है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या है, सवाल एक बार पढ़ेंगे, सवाल एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देख लीजिएगा जरा। देखो पाइप एंड टंकी का सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, 3 पाइप के एल एम है। पाइप के किसी टंकी को 45 मिनट में भर सकता है और एल उसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है और एम उसी टंकी को भरे होने पर 1 घंटे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी को खाली होने पर तीनों पाइपों के साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। प्रश्न सवाल का देखो, अब सवाल लगाना कैसा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे लगाओगे वो आपके ऊपर, लासा कैसे लोगे, क्या कैसे देखोगे, किसको क्या लगाना पड़ेगा, कहाँ से लगाना पड़ेगा वो आपके ऊपर डिपेंड। लगाइए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ सवाल को। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता चल रहा है कि हो ही नहीं रहा है भाई साहब, कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो बता दे क्या करियो, ठीक है। देखो आओ देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल आपका सिंपल सा बोल रहा था कि पाइप के एल एम के किसी टंकी को 45 मिनट में भर रहा है और एल उसे 1 घंटे में, 1 घंटे को क्या लिखोगे 60 मिनट, ठीक है। और एम उसे खाली कर रहा है, जो खाली करता है उसे माइनस से लिखेंगे। 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट को क्या लिखोगे, 1 घंटा 60 मिनट और 45 मिनट हो जाएगा 105 मिनट, 105 मिनट। अब सबसे पहले आपको लासा लेना पड़ेगा। लासा देखो, लासा कैसे लेते हैं, लासा मैंने बताया होगा, देखो इधर इस तरीके से 45, देखो ये है 45 और कितना है 60 और कितना है आपके पास 105, ठीक है। सबसे पहले कैंसिल आउट, बड़ी से बड़ी 15 चौके 60, 15 तिया 45, ठीक है। 45 ये डायरेक्टली कटेगा, नहीं कटेगा तो 15 से काट देगा, 15 तिया 45, 15 सत्ते 105, तो 4 सत्ते 28, ठीक है, हो जाएगा। 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 17 18 और ये कितना 7, 18 सत्ते
126, लासा आ जाएगा 126, 1260, कितना आ जाएगा 1260, ठीक। देख लीजिए एक बार, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 17 18, इसका गुणा 7 में, 18 सत्ते 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 और 5 12, 126। अब 45 का इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा, देखो 45 का भाग कितनी बार जाएगा, 45 4 तिया और 5 तिया 3, 4 तिया 12, ठीक है। 45 गुणा 3, 45 एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 1260 इंटू 45, 3 बार अगर 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13, नहीं 2 बार जाएगा, 2 2 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 8 और 1 9, ठीक। कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 12 में से 9, 9 3 12 है, यहाँ 0, ठीक है। 4 8 चौके 8, 28 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 28, ठीक है। 28, 6 का कितनी बार, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ठीक है, 21 बार। 105 का कितनी बार जाएगा, 105 का समथिंग 105 का भाग देके देख लीजिएगा, एक मिनट, देखो करना तो पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है मैं करके आया हूँ पहले से ही, नहीं तो मैं फैक्टर करके और बता देता आपको। 1260 में 105 का अगर भाग दोगे तो कितनी बार, 11 या 12 बार जाएगा, क्या 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 12 बार, ठीक है। जो खाली कर रहा है उसको किससे लिखोगे, माइनस से। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव था सवाल, कैलकुलेटिव है, थोड़ा लासा निकालना पड़ेगा, और लासा को इसमें देखो भाग भी ऐसा तो है नहीं, मैं देके आया हूँ पहले से ही, तो मुझे भी निकालना पड़ेगा। सवाल क्या कह रहा था, ये टोटल टंकी हो गई, सवाल कह रहा था तीनों को एक साथ खोल दें, मतलब के भरने वाला, एल भरने वाला और एम खाली करने वाला। तो 1260 की टंकी है, अगर तीनों को एक साथ खोल दोगे तो 28 और 21 कितना हुआ टोटली, 28 21 जोड़ जाएंगे और इसको 12 को घटा दो, 12 को घटाओगे तो यहीं से 12 घटा दो, 8 और 1 9, 2 2 4, 49, 49 माइनस 12, तो 1260 डिवाइड बाई 9 में से 2 जाएगा 7, और कितना बचेगा आपके पास 37। आपका जो आंसर आएगा 37, और 37 सभी के ऑप्शन में 37 है, देखो 37 सभी जगह दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन भी बहुत बेहतरीन है। अब 37 का भाग इसमें दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, कम से कम नहीं तो 3 तियां, कम से कम कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा कि नहीं, 7 तियां 21, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 2 11, कम से कम कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 3 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, चौथे सही 2/37, ठीक है, चौथे सही 2/37। देखो भाग देना है तो 37 तियां कितना हो जाएगा, देखो एक बार देख लो, 37 तियां, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 2 11, करीब करीब 111 बार जाएगा, और 111 के समथिंग एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा कहलाएगा, सी 5, ठीक है। क्योंकि 3 बार चला गया तो 3 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तीनों में मिला, चारों में मिला के, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। सवाल बेहतरीन था, अच्छा था, थ्योरी कैलकुलेशन थी, और देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले से ही कैलकुलेशन करके आया हूँ, ऐसा नहीं है, मैं अपने सामने कैलकुलेशन करता हूँ, और कई लोग ऐसे इस सवाल को लगा के आते हैं तो वो बात जानते हैं कि कितनी बार भाग जाएगा, कितनी बार नहीं जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है, लगाइएगा, समय दे रहा हूं आपको। सवाल दिया है, यदि ax² माइनस 8x माइनस 8 को x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल 24 प्राप्त होता है, a का मान। देखो सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में क्या है, क्या कह रहा है सवाल कि यदि ax² माइनस 8x को x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 प्राप्त होता है, आपको a का मान निकालना था। तो देखिए जरा, a x², देखो x प्लस 2 बराबर कितना दे रहा है, 2, x प्लस 2 बराबर 2 दे रहा है, x प्लस 2 से भाग दिया गया तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना रखोगे, -2, और x का मान -2 रखने के बाद ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, तो x का मान जैसे ही -2 रखोगे तो -2 का होल स्क्वायर, -8 इंटू -2 -8, ठीक है, तो रख दीजिएगा, बराबर क्या, इसका शेषफल दे रहा है 24, तो 24 के बराबर होगा ये, ठीक है। 2 दूनी 4, -8 दूनी 16, -8 बराबर कितना, 24, तो 4a बराबर, ठीक है, 8 दूनी 16,
8 दूनी 16, 16 ये प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये कितने बचेगा, प्लस का 8 और प्लस का 8 उधर जाएगा, देखो प्लस का 8 ये बचेगा और प्लस का 8 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 16, प्लस का 8 कितना बचेगा 16। तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक। देखो 8 उधर जाएगा तो 24 में से अगर 8 जाएगा तो बचेगा 16, तो 4a बराबर 16 और a का मान आपके पास कितना आ जाएगा 4 निकल के, कितना आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा कहलाएगा, सी पार्ट, ठीक है। बेहतरीन सवाल था, थोड़ा आपको मान लगाना पड़ेगा, बस मान आपको आना चाहिए, ठीक। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल में दे रहा है कि, सवाल क्या कह रहा है कि यदि आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य और बहुलक क्रमशः इतने 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 हैं तो प्रासंगिक अनुभाविक संबंध का उपयोग करके आंकड़ों के समुच्चय की मध्यिका ज्ञात कीजिएगा। देखो बहुलक का सीधा कॉन्सेप्ट होता है, बहुलक होता है 3 गुणा मध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। बहुलक क्या होता है, देखो शायद इस क्वेश्चन को देखो आपने पढ़ा होगा टॉपिक, मध्यिका क्या होता है, मध्यिका होता है, नहीं बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है, बहुलक 3 गुणा मध्यिका, 3 गुणा मध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। अब डाटे के हिसाब से क्या दिया गया, बहुलक, माध्य और बहुलक दिया गया, माध्य दिया गया, माध्य कितना 5 और बहुलक कितना दिया गया है 8। तो आपको समुच्चय की मध्यिका ज्ञात करनी है, समुच्चय की मध्यिका, ठीक है। तो बहुलक लगा दीजिएगा, बहुलक दिया गया है आपको 8 बराबर 3 गुणा मध्यिका, मध्यिका मुझे ज्ञात करनी है, मध्यिका को मीडियन से लिखते हैं, माइनस 2 गुणा माध्य। अच्छा 2 गुणा माध्य कितना दिया गया आपके पास 5, तो 2 पंजे 10, तो 3 मीडियन बराबर कितना हो जाएगा 18। तो मीडियन का मान आपके पास सिंपल सा निकल आएगा कितना 6, मीडियन का मान कितना निकल आएगा 6। देखो अगर आप रेलवे ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद लिख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। इतना सवाल आता है इसके फार्मूले पर, बहुलक बराबर 3 गुणा मध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसका सवाल जब भी आता है सवाल हिला के ही जाएगा भाई साहब, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा एक बार, अगर आपने नहीं तैयार किया है तो आपको तैयार करना पड़ेगा। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखिएगा क्या दे रहा है। सवाल कह रहा है आपसे कि ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, ए क्या व्यय उसकी आय का 7/12 है, ठीक है, तथा बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है, तो उनके व्यय के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए कितना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, लगाइएगा। समय आपको दे दिया है मैंने। देखो सवाल क्या कह रहा है, अब आ जाएगा, काफी समय हो गया। सवाल क्या कह रहा है, ए और बी के आय का अनुपात कितना है 3:5, ठीक है। आय दिया गया, कितना दिया गया है 3:5 दिया गया, और ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है। मान लीजिएगा आय अगर x है तो ए का व्यय कितना होगा, इसका व्यय होगा इसकी आय का 3x का 7/12, 7/12 मतलब 3 चौके 12, जो व्यय होगा वो कितना होगा 7/4x, ठीक है। लेकिन बी का व्यय, अच्छा बी का व्यय कितना दिया गया, बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है, तो उसकी आय है 5x, उसका 8/15 है, तो 5 या 15 है, इसका व्यय कितना हो जाएगा 8x/3, ठीक है। लेकिन आगे जो कंडीशन दी है उनके व्ययों के बीच धनात्मक अंतर 14,300 है, तो ए की आय ज्ञात करें, ये सवाल पूछा गया है, कोई टेंशन नहीं है। इन दोनों का अंतर जो दे रहा है, अंतर कैसे निकालोगे, इनका अंतर 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 3 सत्ते 21x माइनस 3 चौके 8 चौके 32x। इन दोनों का अंतर जो दे रखा है, इन दोनों का अंतर जो एक्चुअली में आपके पास आएगा वो कितना आएगा 32 में से, तो कोई जो बड़ा होगा उसमें से वो घट जाएगा। 32 में से अगर 21 घटाओगे, 32 में से 21 घटाओगे कितना आएगा 11x, 11x बराबर कितना दे रहा है आपके पास 14,300। तो x का मान कितना 11 एकम 11, 11 3 33, x का मान कितना 1300 आएगा, x का मान कितना आएगा 1300, ठीक है।
और ये 12 जो है इधर गुणा हो जाएगा। अगर 12 गुणा हो जाएगा तो x का मान, क्योंकि देखो इसका भी मान तो उधर जाएगा, 11 एकम 11 कहते हैं 33, तो x का मान सिंपल से आएगा 12 तियां 36 और 12 एकम 12, 12 13 14 15,600, x का मान आएगा 15,600। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि a की आय ज्ञात करनी, a की, तो i की आय यहाँ पे कितना निकल गया कि 3x, a की आय निकल गई 15 तियां 45 और 6 तियां 18, 6 तियां 18 कर दीजिएगा गुणा, 3 छिक्का 18, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, ठीक है, 3 पंजे 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16 और 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो आपका आंसर निकल के आएगा कितना 46,800, 46,800। आंसर नंबर कौन सा निकल के आएगा डी पार्ट। ठीक है, बेहतरीन सवाल था, अच्छा सवाल है, लगाने का प्रयास करोगे तभी निकलेगा। देखो आय का व्यय दिया गया था 7/12, इसके आय का 8/15 व्यय दिया गया था। मैंने बाकायदा आराम से अंतर निकाला, अंतर निकाल के x का मान निकाला 15,600 और 15,600 मल्टीप्लाई इंटू 3 कर देंगे, जिससे कि आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 46,800। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक, अगला सवाल आपका डाटा पे आधारित है, एक आंकड़ा दिया गया है। आंकड़े में क्या कहा गया है? सवाल ये कह रहा है कि सवाल आपसे ये कह रहा है कि 2018 में दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा की संख्या और 2020 में पुर्तगाल के लिए निर्गत वीजा की संख्या के बीच संबंधित अनुपात कितना होगा। देखो 2018 ये है, ठीक, और 2020 ये वाला है। सवाल ये कह रहा है निर्गत वीजा, अच्छा निर्गत वीजा दोनों देशों के लिए निर्गत वीजा, अच्छा दोनों देशों का निर्गत वीजा 2018 में कितना है, ये दिया है डाटा 180 और कितना 120, कितना हो जाएगा डायरेक्टली 300। ठीक है, और 2020 में पुर्तगाल के लिए निर्गत डाटा, पुर्तगाल वाला कौन सा होगा, ये वाला पुर्तगाल, ये वाला पुर्तगाल होगा। ठीक है, पुर्तगाल के लिए डाटा कितना दिया गया है, पुर्तगाल का डाटा दिया है 60, इनका अनुपात पूछा गया तो 60 एकम 60 और 60 पंजे 130। आंसर सिंपल सा निकल आएगा कितना 5:1, जो कि बिल्कुल सिंपल सवाल था। देखो कभी कभार बहुत सिंपल सवाल भी आता है, डाउट हो जाता है टीचर को कि यार यही पूछ रहा है कि कहीं दूसरा तो नहीं पूछ रहा है कहीं। ठीक है, अगला डाटा, अगला सवाल देखिएगा जरा। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है आपसे कि सवाल है x में से 5 घटाने पर परिणामी संख्या 18, 16, 24, 32 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का मान छोटे से छोटा कौन सा है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, छोटा सवाल जरूर है, लगाने का प्रयास करिएगा। 20 सेकंड का डाटा मैं आपको दे रहा हूं, लगाइएगा 20 सेकंड में। देखिएगा x में से 5 घटाने पर, देखो मैंने कभी भी आपको क्वेश्चन अगर पढ़ाया हुआ एलसीएम एचसीएफ तो मैंने क्या बताया होगा आपको, देखो मैंने क्या बताया होगा आपको, मैंने ये बताया कभी भी एलसीएम एचसीएफ में घटाने को बोला जाए, घटाने को बोला जाए तो इसको लासा में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। घटाने के लिए बोला है तो लासा में जोड़ देते हैं, अगर जोड़ने के लिए बोला जाए तो लासा में क्या कर देते हैं, लासा में इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, उल्टा विपरीत चलते हैं। तो सवाल दिया गया था 12, 18, 16, 32। अगर मैं चाहूं तो ऑप्शन से भी लगा सकता हूं, लेकिन आप लोग एक बार लगाइएगा 12, 16, 24, 32। अच्छा लासा निकालते कैसे, इस तरीके से निकालते हैं, पहले 2 से काटेंगे, 2 से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए तो काटेंगे, नहीं कट रही तो उसे छोड़ देंगे। ठीक है, 2 से 2 संख्याएं देखिए, 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16, 2 से कितनी बार 12, 2 से 16 बार, 2 से फिर काटिएगा, 2 चौके 8, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 9 ऐसे रखेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौके 8, अब 9। ठीक है, अभी भी 2 से कट रहा तो एक बार और 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 3, 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना 9। ठीक है, अब 3 से काट दीजिएगा, 3 एकम 3, 2, फिर यहाँ पे 3 तिया 9, बस यहीं तक कटेगा। तो इसका गुणा कर लिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुणा 6, 48 गुणा 6 कितना आएगा, 48 गुणा 6, 6 अट्ठे 48, 6 चौके 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। लासा जो आपका आएगा 288 आएगा, कितना आएगा 288। अब सवाल ये कह रहा था 5 घटाने की बात कर रहा था, अगर घटाने की बात करेगा तो क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे, और 5 जोड़ दोगे तो 88 में अगर 5 जोड़ दोगे तो आपके पास सिंपल सा आंसर आएगा 293। 88 और 5 कितना निकल गया 293, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, पहला क्वेश्चन, पहला आंसर। ठीक है, क्लियर। अब कई लोग कहेंगे कि इतना बड़ा डाटा किया गया, मतलब इस तरीके से, देखो इस तरीके से ही मैं लासा बताता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि पेपर के दौरान काफ़ी गलतियाँ होती हैं। देखो अभी मैंने टाइम एंड वर्क में दूसरे तरीके से लासा निकाला था, वो मेरा अलग तरीका है, इस तरीके और ये तरीका अलग है। ठीक है, तो दोनों आप याद रखना। तो 5 घटाने की बात कर रहा था, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 293। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से एक सवाल डाटा पे आधारित है और बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल क्या दे रहा है
2001 और 3 में बीए के लिए महिलाओं और से प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमशः 73 और 101 थी। ठीक, देखो सवाल के दौरान एक डाटा है, डाटा क्या दिया गया है, सवाल ये कह रहा है 2001 और 2003 में बीए के लिए, अच्छा बीए वाला क्या कौन है, ब्लैक, प्योर ब्लैक, और एमए वाला कौन है, हल्का सा भद्दा, यानी कि बीए वाला पहला वाला है, पहले वाला बीए। ठीक है, बीए में महिलाओं के आवेदनों की संख्या क्रमशः 73 और 101 थी। क्रमशः 2001 और 3 में बीए, 2001 और 3 में बीए की संख्या 73 और 101 थी। 2001 और 2003 में पुरुषों से प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या कितनी है। अब सवाल ऊपर पड़ेगा जरा, दो बार ग्राफ 2001 और 2003 में दो पाठ्यक्रमों बी और एमए के लिए आवेदनों की कुल संख्या प्राप्त करता है। देखिएगा तो 2001 और 2003 में बीए के लिए महिलाओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या कितनी है, 73, और कितनी है यहाँ पे 101। ठीक है, 73 101। अच्छा 73 और 101 टोटली कितना हुआ, 73 और प्लस 101 कितना हो गया आपके पास 174। और ये जो आवेदन हुआ है बीए में, ये टोटल आवेदन कितना हुआ है 125 और 175, ये कितना हुआ है 300 हुआ है, 175 और इसको अगर जोड़ोगे तो एक और एक दो, यानी कि कितना 75 और 25 300, टोटल 300। तो सवाल पूछा है 2001 और 2003 में पुरुषों से प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या कितनी थी। अच्छा ये कुल आवेदन हुआ, ये कैसा आवेदन, कुल आवेदन, ये किसके द्वारा हुआ, महिला द्वारा हुआ आवेदन, तो महिला द्वारा आवेदन हुआ ये वाला। ठीक है, और ये कुल आवेदन हुआ, अगर कल आवेदन में से अगर महिला को निकाल दोगे तो कौन निकल आएगा, पुरुष निकल आएंगे, और पुरुष का जो आंसर निकल जाएगा 300 में से 174 अगर निकाल देंगे 174। ठीक है, शायद ऑप्शन आपके इसमें नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा ऑप्शन थोड़ा कट हो गया है, कोई बात नहीं, 174 यहाँ पे घटा दीजिएगा 174। ठीक, कितना कितना बचेगा यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना 0 9, 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ पे कितना 1, आंसर आएगा 126, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, और देखो सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर भी करता रहिएगा, एक बार शेयर करते रहिएगा, जिससे कि आपको लगे कि हाँ भाई साहब कुछ थोड़े तो क्वेश्चन अच्छा करा रहा हूँ। देखो गांव साइड में इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ वो भी बहुत है, नए छात्रों के लिए इतना कर रहा हूँ, देखो वीडियो बना रहा हूँ, पूरे दिन समय निकाल के बैच पढ़ाने के बावजूद भी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम लोग इसे लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी कर दिया करो कि क्या कैसा पढ़ा रहा हूँ कैसा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने क्या दे रहा है, अगला सवाल कह रहा है वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब के गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। केवल सिंपल सा गुणनखंड ज्ञात करना, और गुणनखंड किस तरीके के गुणनखंड होंगे, देखो इन्हें अरेंज करना है कहीं ना कहीं, अरेंज। तो कैसे अरेंज करोगे, देखो जरा अरेंज करिएगा। सबसे पहले इसको ले लीजिएगा, अगर इसको लोगे बाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, बाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस, इसको देख लीजिएगा एक बार, ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई, और वो क्या लिखा एक्स स्क्वायर बाई, तो इन दोनों से एक्स वाई कॉमन ले लो, एक्स वाई कॉमन ले लोगे। अगर एक्स वाई कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा, बाई माइनस कितना बचेगा यहाँ पे, बाई माइनस एक्स, बाई माइनस कितना बचेगा एक्स। ठीक है, क्लियर। तो बाई माइनस एक्स और बाई माइनस एक्स वाला ऑप्शन भी है कहीं ना कहीं। ठीक है, देखते हैं। अब इसको थोड़ा खोलिएगा, ए क्यूब और ये लिखा है बाई एक्स वाई और बाई माइनस वाई, ये लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपका, होता है ए प्लस बी, अगले कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, माइनस ए बी मतलब बाई एक्स। ठीक है, और इसके बाद था एक्स बाई और बाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से आप इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या करोगे, इसके बाद इसमें या और कुछ कॉमन मिल रहा है इससे, यहाँ से कुछ और कॉमन मिल रहा है, देखिएगा जरा कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। देखो इसमें शायद हो सकता है कॉमन, मेरे ख्याल से कहीं मिल नहीं रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो इसको यहीं से अगर दूसरे तरीके से लगा देते, क्योंकि देखो अरेंज करना है थोड़ा इधर आगे पीछे, और इससे तो अरेंज होगा ही नहीं, क्योंकि इसको अगर खोलेंगे तो इससे तो कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। अगर देखो ऐसा करते हैं इसको, कैसा, देखो सवाल थोड़ा सही भी है क्योंकि अरेंज करना है। अरेंज किस तरीके से करोगे, देखो ऐसा करते हैं, यहाँ पे बाई क्यू था, यहाँ पे बाई स्क्वायर था, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से बाई स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो बचेगा बाई माइनस एक्स। ठीक है,
बाई माइनस एक्स, उसमें से क्या कॉमन ले लूँगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो उसमें से बचेगा बाई मन का एक्स। तो एक कोष्टक में आपका हो जाएगा बाई माइनस एक्स, अगले कोष्टक में हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका जो निकल के आएगा बाई माइनस एक्स, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या लिखोगे, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, एक कोष्टक में एक्स माइनस वाई। देखो अरेंज ही करना है, आगे पीछे हो रहा है, अरेंज किस तरीके से, ये देखो थोड़ा बेहतरीन है। तो बाई माइनस एक्स को एक तरफ ले जाओ, बाई माइनस एक्स को अगर एक तरफ लेके जाओगे, इसको एक तरफ, तो ये निकल के आएगा बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बाई प्लस एक्स, क्योंकि इस प्रकार का ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। देखो पेचीदा सवाल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हो सकता है ये दोनों कॉमन ले लो, इसमें ये कॉमन। अब मैं इसको एक बार इसको देख रहा था, मैंने सोच रहा था कि इसका फार्मूला लगा दें, कहीं फार्मूले में क्यू वाला कहीं है नहीं, तो क्यू वाला नहीं है तो यही कॉमन लेके करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल दे रहा है एक उस समपंचभुज का क्या ज्ञात करना है आपको, समपंचभुज का परिमाप कितना होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2a है। अच्छा समपंचभुज है तो पंचभुज में भुजाएं कितनी होगी, 5 होंगी, और पंचभुज में अगर भुजाएं 5 होंगी तो सीधी बात है परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। अच्छा भुजा कितनी है, 5, और एक भुजा दी कितनी है, 2a दिया गया है, एक भुजा कितनी है, 2a दिया गया है, तो सीधी सी बात है उसका योग कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10a हो जाएगा, सिंपल सा, कितना है 10a, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट, ठीक है, सिंपल था सवाल, बड़ा आसानी से लग गया। 19 अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। 20 नंबर आपका एज पे सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखेंगे एक बार, लगाएंगे। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है आपसे कि 8 वर्ष पूर्व रघु की आय मोहन की तत्कालिक आय की 3 गुनी थी, 8 वर्ष बाद रघु की आय उसकी मोहन की आय की 2 गुनी होगी। देखो कल भी मैंने आपको जो डाटा पढ़ाया था उसमें भी इस तरीके का सवाल आया था, और मैंने उसे बताया था, क्या बताया था, देखो 8 साल पहले मोहन की आय, रघु की आय, रघु की आय जो है मोहन की तत्कालिक आय को कितनी गुनी है, 3 गुनी है, तो अनुपात एक मान कितना, 3:1, रघु की आय 3 गुनी है। 8 साल बाद कितना अनुपात दे रहा है, 2 गुनी, तो 2:1, ठीक। मैंने आपको कल इस तरीके से डाटा और बताया होगा कि अगर सवाल में क्या बताया था मैंने, सवाल में अगर पहले सीधा अंतर समान होता तो ठीक, और नहीं अंतर हो गया तो आप इस तरीके से अंतर लोगे, किस तरीके से, इस तरीके से बेड़ांतर, या फिर इसे तिरछांतर बोल देंगे। अंतर कितना, 1 का, यहाँ पे अंतर 2 का, ठीक है, 1 का गुणा ऊपर 1 3 3, 1 एकम 1, 2 का गुणा नीचे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि इनके बीच का अंतर जो है जो सेम आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कितना, 1 बराबर आपके पास कितना, 8 और 8 16, 1 बराबर 16। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है रघु और मोहन और रघु की वर्तमान आयु कितनी है। अच्छा मोहन और उसकी आयु वर्तमान निकाली तो पहले आप यहाँ पे गुणा कर देगा, 16 चौके 64, ठीक, यहाँ पे 16 दूनी 32, ठीक है, क्लियर। ये आपकी जो एज निकली कितने साल बाद निकली, 8 साल बाद। और कल के वीडियो में मैंने ये भी बताया था अगर आपने बाद वाली उम्र निकाली तो वर्तमान जाने के लिए उतना ही घटाना पड़ेगा। 64 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 64 में से 8 जाएगा आपके पास बचेगा 56, और 32 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 24, कितना बचेगा 24, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर निकल आएगा आपके पास 8 तिया 24, 8 सत्ते 56। लेकिन ये आयु निकल के आएगी रघु और मोहन की, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है आपसे मोहन और रघु उल्टा कर देंगे, 3:7। मैंने देखो जो बताया था वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप इसका गुणा अगर ऊपर भी करते, अगर पहले वाली एज निकालते 16 तिया 48, 16 एकम 16 है, तो वर्तमान निकालने के लिए उतना ही जोड़ना पड़ेगा, 48 और 7 56, 8 और 16 एकम 16, 16 और 8 24। पहले वाली एज में जोड़ना पड़ता है, बाद वाली एज में घटाना पड़ता है वर्तमान निकालने के लिए, और बाद और पहले वाली एज में बीच में होता है वर्तमान, इनके बीच में क्या होता है वर्तमान, ठीक है। वर्तमान एज निकालने के लिए बाद वाले में घटाना पड़ेगा उतना ही, और पहले वाले में अगर गुणा करोगे तो उतना ही जोड़ना पड़ेगा। 8 16 तिया 48, 48 और 8 56, 16 एकम 16, 16 8 कितना होता है 24। इतना याद रखना था जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ठीक है भाई मेरी। अगला सवाल दे रखा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसके माध्यम से मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दूंगा। कॉन्सेप्ट क्या रहता है, देखो त्रिक निकालना है, क्या निकालना है, त्रिक। देखो त्रिक का नियम क्या होता है, त्रिक थोड़ा सीख लेते हैं। पहली बात तो सवाल कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक का निरूपित करता है, पाइथागोरस त्रिक को निरूपित करता है। त्रिक का नियम क्या होता है वो थोड़ा सीखेंगे। देखो
त्रिक निकालने के लिए अपने लोग क्या करते हैं, एक तो संख्या विषम होती है और एक संख्या क्या होती है, सम होती है। सम कोई भी संख्या ले लेना, जैसे कि मैंने 4 ले लिया या 8 ले लेंगे, ठीक है, जो भी लेंगे। देखो सम के लिए क्या, विषम के लिए क्या करते हैं, विषम के लिए त्रिक सीख लेंगे, ठीक है। विषम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं, सबसे पहले इसका वर्ग करेंगे। वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग, 3 तिया 9, फिर वर्ग का आधा, फिर वर्ग का क्या करोगे, आधा। वर्ग का आधा कितना होगा, 4.5, वर्ग का आधा कितना, 4.5, ठीक। सबसे पहले इस संख्या का वर्ग करेंगे विषम में, वर्ग का आधा 4.5। अब 4.5 में जो भी पॉइंट वाली वस्तु आएगी उससे हटा देंगे, एक तो निकल के आएगा 4, एक कितना निकल के आएगा 5, तो आपका एक त्रिक बन जाएगा 3, 4, 5, ठीक है। इससे ना सेटिस्फाई हुए तो एक और सवाल देख लीजिएगा। 3 के बाद अगली विषम संख्या आती है 5, ले लीजिएगा 5, ठीक है, 5 ले लीजिएगा। 5 का सबसे पहले वर्ग, वर्ग कितना करोगे, वर्ग होगा 5 पंजे 25, वर्ग का फिर आधा करोगे, आधा कितना 2, आधा कितना 12.5, तो जो त्रिक निकल के आएगा आपके पास निकल के आएगा 12 और कितना 13। ये पॉइंट वाला पूर्ण संख्या लेते हैं, इससे पहले वाली एक और इसके बाद वाली एक, ठीक है। 12.5 के पहले वाली कौन सी आएगी, 12, और इसके बाद वाली कितनी आएगी, 13, ठीक है, क्लियर। तो एक ट्रिपलेट अलग निकल जाएगा, 5, 12, 13। इसी प्रकार से आप विषम संख्या का त्रिक निकाल सकते हैं। अब आते हैं सम। देखो तो इसमें से अगर आप देखोगे, अगर इसमें से कहीं आप देखोगे, सम का भी देख ले रहा हूं एक बार, सम का कैसे निकालोगे, देखो देखो सम का कैसे निकालोगे। मान लीजिए आपके पास संख्या 8 है, तो उसी प्रकार से करिएगा 8 8 64, वर्ग करिएगा, ठीक है। वर्ग का आधा, आधा कितना होगा इसका, आधा होगा 32, आधा कितना 32। अब यहाँ पे थोड़ा और देखेंगे, एक बार 32 निकालने के बाद, एक बार 32 निकालने के बाद इसका एक बार और आधा करेंगे, एक बार और आधा करेंगे, ठीक। वर्ग का आधा, इसका आधा, इसका एक और बार आधा, आधा कितना होगा 16 है, 16 होगा तो इससे पहले जो संख्या है 17 आएगी, नहीं इससे पहले एक आएगी संख्या 15, इसके पहले संख्या कितनी आएगी 15, इसके बाद संख्या कितनी आएगी 17। लेकिन एक बात याद रखेंगे, इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 अंतर होना चाहिए। कितना अंतर होना चाहिए, 2, ठीक। इनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, देखो सम संख्या का इसी तरीके से निकालेंगे, वर्ग करोगे, वर्ग का पहले आधा, उसके बाद उसका भी आधा, उसका आधा, फिर आधा, आधा करने के बाद यानी कि जो भी संख्या निकल के आएगी उससे पहले वाली संख्या, उसके बाद वाली संख्या, ठीक है, क्लियर। तो आपने पढ़ा होगा ट्रिपलेट 8, 15, 17 वाला, इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। अब अपने लोग देखते हैं, जैसे 15 विषम संख्या है तो 15 का वर्ग, 15 का वर्ग 15 15 225, इसका आधा कितना निकल के आएगा, आधा आएगा, कुछ निकल के आएगा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसका आधा भाई साहब 100, उसका आधा 112 दशमलव कुछ आएगा, जो कि वहां पे ऑप्शन में नहीं एडजस्ट होता है। उसके बाद 20 देखिएगा, 20 सम संख्या तो 20 का वर्ग, 20 20 400, 400 का फिर आधा करो, इसका वर्ग, वर्ग किया, वर्ग का आधा, वर्ग का आधा कितना 200, वर्ग का आधा 200, फिर इसके बाद फिर से इसका आधा करना है, इसका आधा करो फिर से एक बार, कितना निकल जाएगा 100, और 100 से पहले एक 99 और एक 101 कि इनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। जैसे ही वर्ग करोगे 20 20 400, 400 का आधा 200, फिर आधा करो 100, 100 में एक संख्या 99, एक संख्या 101, तो आपके पास यही एक एग्जिस्ट करेगा। बाद बाकी मुझे चेक भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे फंस गया सवाल जाके। नहीं तो आप देख सकते हो 20 20 400, 99 99 का गुणा कर लेना, जो कि बराबर किसके निकल जाएगा, 101 के बराबर। तो आपको मैंने 2 तरीके और बता दिए, एक तो विषम संख्या का वर्ग निकालना, एक तो सम संख्या का वर्ग निकालना। वर्ग आपको याद रहना चाहिए, किस तरीके से आप उसका ट्रिपलेट निकालोगे, ठीक है, ट्रिपलेट निकालना सिखा दिया, तो ट्रिपलेट को आपको याद रखना है। चलो अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा सवाल है, एक बार पढ़ो इस सवाल को। सवाल क्या कह रहा है, 3 पाइप दिए गए हैं, एक टंकी में 3 पाइप ABC लगे हुए हैं। पहला पाइप A खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरी पाइप B 10 घंटे में भर सकता है, और तीसरा पाइप पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्ण रूप से खाली होने पर तीनों पाइप को खोल दिया जाता है तो कितने घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। पाइप A किसी टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 8 घंटे में भर रहा है। पाइप B कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है। पाइप C कितने घंटे में खाली कर रहा है, 20 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों को एक साथ खोल दें तो आराम से आप लासा ले लीजिएगा। लसा कितना आ जाएगा, 80 ले लीजिएगा, ठीक है, 40 भी आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, 40 ले लीजिएगा, 40 तो 20 दूनी 40, 10 चौके 40, 8 पंजे 40। सवाल कह रहा तीनों को एक साथ खोल दें, A + B - C, तो 40 की टंकी अगर तीनों को एक साथ खोल दोगे, 5 और 4 9, 9 में से 2 गया कितना बचेगा, 7, 9 में से 2 गया कितना बचेगा, 7। तो आपका जो आंसर आएगा, तीनों को एक साथ खोल दोगे तो आंसर कौन सा आएगा, 40/7। 40/7 का मतलब ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सेट है। सेट में काफी सवाल अच्छे भी हैं, काफी सवाल नॉर्मल भी है। अगर जो नॉर्मल सवाल भी है वो भी काफी बड़ा लिखा हुआ है, इसलिए इस सवाल को मैं प्राथमिकता देता हूँ। ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे सवालों को प्राथमिकता भी नहीं देता हूँ बहुत तेजी से। चलो अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है? 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही नॉर्मल सवाल है। क्या कह रहा है? 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो इसको लगाते कैसे हैं? इस तरीके से 63 का सीपी, क्रय मूल्य को किससे लिखते हो? सीपी से। क्रय मूल्य को सीपी से किसके बराबर है? 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 54 के एसपी के बराबर है, लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लियर। काटना चाहो तो काट लो। 9 छिक्के 54, 9 सत्ते 63, तो सीपी अपॉन एसपी लिखिएगा। सीपी अपॉन एसपी। सीपी के सामने कितना लिखा है? 6। एसपी के सामने कितना लिखा है? 7। ठीक है, अब जरा बताइएगा 6 की वैल्यू अगर आपने 7 में बेच दी तो आपको क्या हुआ? 6 की वैल्यू अगर 7 में बेच दी तो आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का? 1 का प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट हुआ कितने से? 6 से। परसेंटेज गुणा 100, और 1/6 को आप सभी लोग जानते हैं कितना लिखते हो उसे? 16 से ही 2/3%। ठीक है, 16 से ही 2/3%। नहीं, लाभ हुआ है। 1 सेकेंड, क्या हुआ है? लाभ। तो लाभ हुआ है तो आंसर कौन सा रहेगा? प्रॉफिट हुआ है तो लाभ। लाभ हुआ है तो इसका मतलब आंसर नंबर डी हुआ। ठीक है, देखो ये बहुत बड़ा ध्यान देना है कि प्रॉफिट, हान और लाभ। कभी कभार क्या होता है, लड़के का आंसर आया फट से मार दिया, चला गया, ऑप्शन चौथा देखता भी नहीं। देखो इसका बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, और अगर वीडियो देखो, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं और क्वेश्चन का डाटा देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर में कराने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो नए लोगों में इस तरीके से पढ़ाना भी बहुत बड़ी बात रहती है, इसलिए बोल रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगला एक लास्ट सवाल आज के टॉपिक में, शायद मेरे ख्याल से 24 सवाल हो गए होंगे। एक लास्ट सवाल दिया गया है आपके सामने और बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है। एक बार लगाइएगा जरा, और लगाने के बाद आप इसका आंसर दीजिएगा। सवाल दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना दिया है? P। तो 4 sec थीटा का मान निकालना है आपको। शायद मेरे ख्याल से आंसर भी आ गया होगा। एक बार और लगाइएगा जरा, थोड़ा स्पीड में लगाइएगा। सिंपल सा था। देखो आपने शायद एक थ्योरम पढ़ी होगी पहले कभी। थ्योरम क्या होती है? देखो मैं बता दे रहा हूं। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना दे रहा है? P। ठीक है, तो सिंपल सा आपके पास sec थीटा माइनस tan थीटा कितना निकल आएगा? 1/P निकल आएगा। कैसे भाई साहब? ये देखो ये एक थ्योरम होती है, आपने कभी थ्योरम पढ़ी हो, क्योंकि आपने पढ़ा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। अगर आपको a प्लस बी का मान दिया हो तो a माइनस बी का मान क्या निकल आएगा? 1/a करके निकल आएगा। इसी प्रकार से आपने ये भी पढ़ा होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें भी आपके पास cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान बराबर 1 दिया है, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा की वैल्यू 1/, जो भी दिया गया वो निकल आएगा। ठीक है, ये भी बट्टे निकल आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको पास क्या करें? tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट, तो 2 sec थीटा बराबर क्या निकल आएगा? P प्लस 1/P निकल आएगा। ठीक है, आपसे पूछा है 4 sec थीटा। अच्छा 4 sec थीटा कैसे निकालोगे? भाई साहब 2 sec थीटा की वैल्यू निकल आई है, तो इसमें बस 2 का गुणा कर दीजिएगा। 2 का गुणा जैसे ही करोगे तो 2 दूनी 4 sec थीटा। 4 sec थीटा, तो इसको क्या डायरेक्टली लिखोगे? इसको लिखोगे P स्क्वायर प्लस 1/P। अगर 2 का गुणा इसमें भी किया है तो 2 का गुणा भाई साहब इसमें भी कर दो, तो 2 का गुणा इसमें भी कर दो, तो आपका सिंपल से आएगा 2p स्क्वायर प्लस 1/p। ऑप्शन नंबर कहीं मिल रहा है? ये वाला मिल रहा है शायद, 2p स्क्वायर प्लस 1/p। ठीक है, क्लियर? तो मेरे ख्याल से आज मैंने इस एक सेट था जो कि आपका यूपी, ये आपका रेलवे ग्रुप डी का सेट पेपर था, जिसके करीब करीब समथिंग आपके 24 क्वेश्चन थे। 1-2 सवाल और होगा, वो मैंने नहीं देखे हैं क्योंकि इतने ही डाटा में जो मिल पाया। हो सकता है 1-2 सवाल और हो, लेकिन वो हो सकता है थोड़ा एडवांस और कहीं से आए हो, लेकिन मैंने यहाँ तक जितने भी सवाल थे वो आपको कराने का प्रयास किया। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट भी बता दिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, एक बार मुझे कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि कैसे क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मेरे प्रीवियस ईयर के छात्र आ रहे हैं, पुराने छात्र हैं जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक बार डाटा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़े हुए तो मेरी साथ लैंग्वेज भी आपको समझ में आ रही है, तो आपको जो कॉन्सेप्ट में लगाता हूँ वो भी आपको समझ में आ रहा हूँ। मैं बस इसी वजह से आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो गांव साइड के छात्रों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन रामबाण ये है। आप जो भी बता दोगे मैं उसका डाटा आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन में आ गया हूँ। ठीक है, तो देखो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। आज के लिए प्यारे साथी इतना ही। जय हिंद प्यारे साथी।